तो दोस्तों, आपको एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए फिज़िक्स क्लास 11 टर्म 2 का जो अभी पेपर हुआ था आज, उसकी इवनिंग शिफ्ट के आंसर की लेकर आए हैं। ठीक है, हम आपको आंसर की बताएंगे। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो टाइम है, यहाँ पे देख लीजिए, गलत प्रिंट हो रखा है। यहाँ 2 घंटे का टाइम था पेपर का और मैक्सिमम मार्क्स 35 थे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन इसमें 12 थे। सेक्शन ए, बी और सी 3 सेक्शन थे। आप बाकी पढ़ लीजिए। यहाँ पे सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि डिफरेंस बताना था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी में। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है, उसमें मास डिफाइन होता है। ठीक है, यानी मास, कोई स्पेसिफिक मास जो है हमें दिया होता है। और जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स दिए होते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया, ये आप लिख सकते थे। फिर ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये होगा जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 1/m डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो उससे आप ऐसे यूनिट निकाल सकते हैं। इसके बीच में रिलेशन क्या है? तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसमें रिलेशन क्या है? जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, उसमें हम मोलर मास को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई सब्सटेंस है, अगर हमें उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है, तो उसमें अगर मोलर मास डिवाइड कर देंगे तो हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकल जाएगी। ठीक है, फिर ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें चॉइस दे रखी है, दोनों ही आपके बुक के एग्जाम्पल में दे रखे हैं। 10th चैप्टर का जो 10.1 एग्जाम्पल है, वो है ये फर्स्ट में, और जो यहाँ पे जो सेकंड दे रखा है, ये 10.4 में है। तो आप उसका आंसर आप वहाँ से देख सकते हैं आराम से, NCERT की आपकी बुक में दिया हुआ है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, एयर प्रेशर इन ए कार टायर डिक्रीजेज ड्यूरिंग ड्राइविंग। जब ड्राइव करते हैं तो कार के टायर में जो एयर का प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्योंकि जब देखिए ड्राइव करते हैं तो हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है और हम गाड़ी चलाते हैं अलग डायरेक्शन में। ठीक है, आपको इतना तो पता होगा कि फ्रिक्शन फोर्स जो है अपोजिट एक्ट करती है। ठीक है, तो जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट। तो इससे क्या हो रहा है? फ्रिक्शन फोर्स, हम गाड़ी चलाते हैं तो फिर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है टायर का, जिससे क्या हो जाता है, हीट बढ़ जाती है, जिससे टेम्परेचर राइज हो जाता है। टेम्परेचर जो है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो टायर के जो अंदर है टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। यही आपको लिखना था, 2 मार्क्स का था, छोटा सा आप इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। फिर फोर्थ है, इसमें देख लीजिए। तो फर्स्ट में आपको बताना था यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस यही है, यहाँ पे 300 अपॉन में 0.002। ठीक है, तो इससे आंसर क्या आ जाएगा? 300 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यंग मॉडुलस आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यील्ड स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी? 300 इंटू 10⁶। ठीक है, मैंने आज जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि यील्ड स्ट्रेंथ वो होती है जहाँ से ये है प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 300 के बाद क्या है, प्लास्टिक रीजन शुरू हो रहा है। ठीक है, यानी स्ट्रेन कम हो रहा है, स्ट्रेस कम हो रहा है। ठीक है, और स्ट्रेन बढ़ रहा है। फिफ्थ है, ए हॉट लिक्विड मूव्स फास्टर देन ए कोल्ड लिक्विड। वाई? क्योंकि जो हॉट लिक्विड होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो उससे विस्कोसिटी उसकी क्या होगी? कम। विस्कोसिटी कम होगी तो क्या होगा? उसके जो लेयर्स है उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, तो इसलिए वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकता है। ठीक है, तो यही रीज़न आपको लिखना था। फिर सेकेंड था, कैन 2 स्ट्रीम लाइन्स क्रॉस ईच अदर। वाई? 2 स्ट्रीम लाइन्स है वो एक दूसरे क्रॉस करती है या नहीं, आपको बताना था। तो इसका आंसर होगा नहीं, कि 2 स्ट्रीम लाइन्स जो है एक दूसरे क्रॉस नहीं करती। क्योंकि ऐसा करने के लिए क्या होना चाहिए? पार्टिकल की एक टाइम पे क्या होनी चाहिए? 2 वेलोसिटी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये जो मैंने नोट्स बनाए थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, उसमें ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे वो वीडियो अपलोडेड है। फिर 6 था, ऑब्टेन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस या फिर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये मैंने बताया था आपको कि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप दोनों ही बुक में से देख सकते हैं, NCERT में दे रखा है दोनों, चैप्टर नंबर 12 में। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और राइट 2 लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये मैंने जो वीडियो बनाई थी अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली, उसमें ये दोनों बताया था मैंने, फर्स्ट लॉ को
डिफाइन भी किया था और उसके 2 लिमिटेशंस भी थी उसमें दे रखी थी। तो वहाँ से देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ फिर भी। तो फर्स्ट लॉ होता है, वो होता है डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। यानी जो हम एनर्जी सप्लाइड करते हैं, हीट जो सप्लाई करते हैं किसी सिस्टम को, तो उसका जो कुछ पार्ट है वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है और कुछ पार्ट वर्क करता है इन्वायरमेंट पे। इसकी 2 लिमिटेशंस क्या है, पहला हो गया कि ये डायरेक्शन नहीं बताता कि हीट ट्रांसफ़र किस डायरेक्शन में हो रहा है, और दूसरा कि कंडीशन नहीं बताता कि किस कंडीशन में जो है हीट का वर्क में कन्वर्जन होगा। ठीक है, फिर 8th क्वेश्चन है, वो देख लीजिए। इसमें आपको चॉइस दे रखी थी। तो पहला है गिव टू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम। तो कार में जो बम्पर्स लगे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कार में जो झटका रोकने वाली जो मशीन होती है उसमें इसका यूज़ होता है। और या फिर दूसरा जो आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जो है बेस्ट एग्जांपल है एसएचएम का। ठीक है, फिर बी क्या है, द सोल्जर मार्चिंग ऑन ए सस्पेंडिंग ब्रिज आर एडवाइज टू गो आउट ऑफ स्टेप्स। वाई? क्योंकि जो सोल्जर ब्रिज पे मार्च करते हैं उनको आउट ऑफ स्टेप्स मूव करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर वो आउट ऑफ स्टेप्स मूव नहीं करेंगे तो जो उनके पैरों की जो फ्रीक्वेंसी है, उनके जो स्टेप की फ्रीक्वेंसी है, वो ब्रिज की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे मैच हो जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ब्रिज डैमेज हो जाएगा और वो कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए उनको मना किया जाता है। ठीक है, आउट ऑफ स्टेप्स जाने के लिए कहा जाता है। इसका चॉइस दे रखी थी, उसमें आपको ए में बताना था मेन डिफरेंस बिटवीन फोर्स ऑक्सीलेशन एंड रेजोनेंस। तो फोर्स ऑक्सीलेशन क्या होता है, जब कोई बॉडी किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या हो रही है, ऑक्सीलेशन कर रही होती है। और रेजोनेंस कब होता है, जब बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और जो हमने एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करी, वो दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है इक्वल हो जाती है। तो यही आप रीज़न लिख सकते हैं कि जो फोर्स ऑक्सीलेशन होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों जो फ्रीक्वेंसी है इक्वल हो, लेकिन जो रेजोनेंस है उसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो हमने प्रोवाइड करी बाहर से, ठीक है, फोर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, द बॉब ऑफ ए वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम इज मेड ऑफ आइस। हाउ विल द पीरियड ऑफ स्विंग चेंज व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। जैसे बॉब देख लीजिए, एक सिंपल पेंडुलम है, उसका बॉब जो है आइस से बना हुआ है, बर्फ़ से। हमसे पूछा है कि पीरियड है, टाइम पीरियड जो स्विंग का, वो कैसे चेंज होगा जब वो बर्फ़ पिघलेगी। तो बर्फ़ पिघलेगी तो बॉब है उसकी लेंथ छोटी होगी। लेंथ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g। लेंथ जितनी छोटी हो जाएगी उसका जो टाइम पीरियड है वो भी छोटा होगा, क्योंकि जो लेंथ है वो टाइम पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यही आपको बताना था इसमें। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम ऑसिलेटर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज ए। हमको बताना है किस मीन पोजीशन से किस डिस्टेंस पे जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल हो जाती है एसएचएम में। एम्पलीट्यूड स्मॉल ए दे रखा है, तो इसका आंसर होगा √3/2a। आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपकी बुक का ही एक एग्जाम्पल है। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, पहले में एम्पलीट्यूड और दूसरे में वेवलेंथ। तो एम्पलीट्यूड जो है 0.005 मीटर है। ठीक है, और जो वेवलेंथ है वो आएगा आपका π/40। ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है, 2π/k। तो के यहाँ पे दे रखा है kx, के दे रखा है 80 और 2π/80 हो जाएगा π/40। तो इसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप π/40 भी लिखेंगे तो चल जाएगा। 11 में क्या है, साउंड ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज हर्ड सक्सेसिवली एट एन इंटरवल ऑफ 0.2 सेकेंड ऑन साउंडिंग 2 ट्यूनिंग फॉक्स टुगेदर। व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 ट्यूनिंग फॉक्स। ठीक है, यहाँ पे हमें टाइम इंटरवल दे रखा है 0.2। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। ठीक है, तो 1/0.2 क्या होगा, 5। तो जो डिफरेंस है उन दो ट्यूनिंग फॉक्स की फ्रीक्वेंसी में वो कितना है, 5 हर्ट्ज। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। फिर इसी का दूसरे में क्या पूछा गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज ऑन ए क्लाउडी डे। वाई? क्लाउडी डे जो होता है उसमें मॉइस्चर होता है एयर में। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो डेंसिटी है वो एयर की कम हो जाती है। और जो डेंसिटी अगर एयर की कम हो गई तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। क्योंकि हमने पढ़ा है, जो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था या फिर जो लाप्लास ने उसको करेक्ट किया था, तो उसमें क्या था, वेलोसिटी तो थी
अंडर रूट गामा पी अपॉन रो के इक्वल थी। तो रो जितना कम होगा गामा उतना, रो जितना कम होगा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो क्लाउडी डे पे क्या होता है, डेंसिटी यानी रो कम होता है, तो जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, फिर सेक्शन सी, ये आप देख लीजिए हिंदी में। सेक्शन सी बहुत आसान था, आपको ये पढ़ के ही सबके आंसर पता चल जाएंगे। एक सॉल्व करने वाला इसमें था पार्ट, बाकी सारे इजी थे, तो ये आप पढ़ लीजिए आराम से। इलास्टोमर्स के बारे में बताया गया है। इलास्टोमर्स क्या होते हैं हमने वीडियो बना के आपको बताया भी था। तो सबसे पहले ए है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है क्या होता है इन चारों में से सही ऑप्शन, तो जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। सब्सटेंसेस विच कैन बी स्ट्रेच्ड टू कॉज लार्ज स्ट्रेन्स आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। ठीक है, ये आपको पैसेज में इसका आंसर मिल जाएगा। ये सी में आप, सी का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 1:4। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ 1:4। इसको आप सिंपल जो है सॉल्व कर सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन दोनों का इक्वल करके। ठीक है, या फिर आप पहले वायर 1 जो है उसका आप स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो निकाल लीजिए, उसके बाद वायर 2 जो है उसका निकाल लीजिए और फिर दोनों को इक्वेट कीजिए, स्ट्रेन को एक साइड ले जाइए और बाकी जो है उसको एक साइड, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3 1:4। डी में है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज पॉसिबल इन द केस ऑफ सॉलिड, के केस में जो है पॉसिबल है ओनली, तो ऑप्शन 3। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जैसे अयोटा हो गया, टिश्यू, अयोटा का टिश्यू हो गया, रबड़ हो गया, ये क्या है, तो इनके में इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसका ये सारे जो आंसर्स हैं इनमें से 3 के आंसर आपको पैसेज पढ़ के आराम से मिल जाएंगे, बाकी 2 को आपको करना है। ठीक है, तो होप आपने जो पूरी आंसर की है ध्यान से सुन ली होगी। ठीक है, और आप इसको अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं था, मैंने आपको आंसर की बता दी, आप उसको सुन के भी अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, चेक कर सकते हैं कि आपके कितने सही हुए कितने गलत। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।